नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साहित्य की धरोहर में। मैं हूं NS। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कृति जिसे महात्मा गांधी ने भारत की आज़ादी और आत्मनिर्भरता का मार्गदर्शक बनाया, हिंद स्वराज। 1909 में लिखी इस पुस्तक में गांधी जी ने बताया कि असली स्वराज सिर्फ अंग्रेजों को भगाने से नहीं, बल्कि अपने जीवन, समाज और विचारों को आत्मनिर्भर और नैतिक बनाने से मिलेगा। उन्होंने आधुनिक सभ्यता की कमियों को उजागर किया और भारतीय समाज के लिए सत्य और अहिंसा का रास्ता सुझाया। हिंद स्वराज सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा है और यही इसे बनाता है साहित्य की धरोहर। 1. कांग्रेस और उसके कर्ता धर्ता। पाठक, आजकल हिंदुस्तान में स्वराज्य की हवा चल रही है। सब हिंदुस्तानी आज़ाद होने के लिए तरस रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में भी वही जोश दिखाई दे रहा है। हिंदुस्तानियों में अपने हक पाने की बड़ी हिम्मत आई हुई मालूम होती है। इस बारे में क्या आप अपने ख्याल बताएंगे? संपादक, आपने सवाल ठीक पूछा है, लेकिन इसका जवाब देना आसान बात नहीं है। अखबार का एक काम तो है लोगों की भावनाएं जानना और उन्हें जाहिर करना, दूसरा काम है लोगों में अमुक जरूरी भावनाएं पैदा करना, और तीसरा काम है लोगों में दोष हों तो चाहे जितनी मुसीबतें आने पर भी बेधड़क होकर उन्हें दिखाना। आपके सवाल का जवाब देने में ये तीनों काम साथ साथ आ जाते हैं। लोगों की भावनाएं कुछ हद तक बतानी होंगी, न हो वैसी भावनाएं उनमें पैदा करने की कोशिश करनी होगी और उनके दोषों की निंदा भी करनी होगी। फिर भी आपने सवाल किया है, इसलिए उसका जवाब देना मेरा फर्ज मालूम होता है। पाठक, क्या स्वराज्य की भावना हिंद में पैदा हुई आप देखते हैं? संपादक, वह तो जब से नेशनल कांग्रेस कायम हुई तभी से देखने में आई है। नेशनल शब्द का अर्थ ही वही विचार जाहिर करता है। पाठक, ये तो आपने ठीक नहीं कहा। नौजवान हिंदुस्तानी आज कांग्रेस की परवाह ही नहीं करते। वे तो उसे अंग्रेजों का राज्य निभाने का साधन, औजार, जरिया मानते हैं। संपादक, नौजवानों का ऐसा ख्याल ठीक नहीं है। हिंद के दादा दादा भाई नौरोजी ने जमीन तैयार नहीं की होती तो नौजवान आज जो बातें कर रहे हैं वे भी नहीं कर पाते। मिस्टर ह्यूम ने जो लेख लिखे, जो फटकारें हमें सुनाई, जिस जोश से हमें जगाया, उसे कैसे भुलाया जाए। सर विलियम वेडरबर्न ने कांग्रेस का मकसद हासिल करने के लिए अपना तन मन धन सब दे दिया था। उन्होंने अंग्रेजी राज्य के बारे में जो लेख लिखे हैं वे आज भी पढ़ने लायक हैं। प्रोफेसर गोखले ने जनता को तैयार करने के लिए भिखारी के जैसी हालत में रहकर अपने 20 साल दिए हैं। आज भी वे गरीबी में रहते हैं। मरहूम जस्टिस बदरुद्दीन में भी कांग्रेस के जरिए स्वराज्य का बीज बोया था। यूं बंगाल, मद्रास, पंजाब वगैरह में कांग्रेस और हिंद का भला चाहने वाले कई हिंदुस्तानी और अंग्रेज लोग हो गए हैं, ये याद रखना चाहिए। पाठक, ठहरिए ठहरिए, आप तो बहुत आगे बढ़ गए। मेरा सवाल कुछ है और आप जवाब कुछ और दे रहे हैं। मैं स्वराज्य की बात करता हूं और आप परराज्य की बात करते हैं। मुझे अंग्रेजों का नाम तक नहीं चाहिए और आप तो अंग्रेजों का नाम देने लगे। इस तरह तो हमारी गाड़ी राह पर आए ऐसा नहीं दिखता। मुझे तो स्वराज्य की ही बातें अच्छी लगती हैं। दूसरी मीठी सयानी बातों से मुझे संतोष नहीं होगा। संपादक, अब अधीर हो गए हैं। मैं अधीरपन बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप जरा सब्र करेंगे तो आपको जो चाहिए वही मिलेगा। उतावली से आम नहीं पकते, दाल नहीं चोरती, ये कहावत याद रखिए। आपने मुझे रोका और आपको हिंद पर उपकार करने वालों की बात सुननी भी अच्छी नहीं लगती, ये बताता है कि अभी आपके लिए स्वराज्य दूर है। आपके जैसे बहुत से हिंदुस्तानी हों तो हम स्वराज्य से दूर हटकर पिछड़ जाएंगे। ये बात जरा सोचने लायक है। पाठक, मुझे तो लगता है कि ये गोलमोल बातें बनाकर आप मेरे सवाल का जवाब उड़ा देना चाहते हैं। आप जिन्हें हिंदुस्तान पर उपकार करने वाले मानते हैं, उन्हें मैं ऐसा नहीं मानता। फिर मुझे किसके उपकार की बात सुननी है? आप जिन्हें हिंद के दादा कहते हैं, उन्होंने क्या उपकार किया? वे तो कहते हैं कि अंग्रेज राजकर्ता न्याय करेंगे और उनसे हमें हिल मिलकर रहना चाहिए। संपादक, मुझे सविनय अदब से आपसे कहना चाहिए कि उस पुरुष के बारे में आपका बेदबी से यूं बोलना हमारे लिए शर्म की बात है। उनके कामों की ओर देखिए। उन्होंने अपना जीवन हिंद को अर्पण नजर दे दिया है। उनसे ये सबक हमने सीखा। हिंद का खून अंग्रेजों ने चूस लिया है, ये सिखाने वाले माननीय दादा भाई हैं।
आज उन्हें अंग्रेजों पर भरोसा है, उससे क्या? हम जवानी के जोश में एक कदम आगे रखते हैं, इससे क्या दादा भाई कम पूज्य हो जाते हैं? इससे क्या हम ज्यादा ज्ञानी हो गए? जिस सीढ़ी से हम ऊपर चढ़ते हैं उसको लात न मारने में ही बुद्धिमानी, अक्लमंदी है। अगर वे सीढ़ी निकाल दें तो सारी निसैरनी गिर जाए, ये हमें याद रखना चाहिए। हम बचपन से जवानी में आते हैं तो बचपन से नफरत नहीं करते, बल्कि उन दिनों को प्यार से याद करते हैं। बरसों तक अगर मुझे कोई पढ़ाता है और उससे मेरी जानकारी जरा बढ़ जाती है तो इससे मैं अपने शिक्षक, उस्ताद से ज्यादा ज्ञानी नहीं माना जाऊंगा। अपने शिक्षक को तो मुझे मान, इज्जत देनी ही पड़ेगी। इसी तरह हिंद के दादा के बारे में समझना चाहिए। उनके पीछे सारी हिंदुस्तानी जनता है, ये तो हमें कहना ही पड़ेगा। पाठक, ये आपने ठीक कहा। दादा भाई नौरोजी की इज्जत करना चाहिए, ये तो समझ सकते हैं। उन्होंने और उनके जैसे दूसरे पुरुषों ने जो काम किए हैं, उनके बगैर हम आज का जोश महसूस नहीं कर पाते, ये बात ठीक लगती है। लेकिन यही बात प्रोफेसर गोखले साहब के बारे में हम कैसे मान सकते हैं? वे तो अंग्रेजों के बड़े भाईबंद बनकर बैठे हैं। वे तो कहते हैं कि अंग्रेजों से हमें बहुत कुछ सीखना है। अंग्रेजों की राजनीति से हम वाकिफ हो जाएं, तभी स्वराज्य की बातचीत की जाए। उन साहब के भाषणों से तो मैं ऊब गया हूं। संपादक, आप ऊब गए हैं ये दिखाता है कि आपका मिजाज उतावला है। लेकिन जो नौजवान अपने माँ बाप के ठंडे मिजाज से ऊब जाते हैं और वे माँ बाप अगर अपने साथ ना दौड़ें तो गुस्सा होते हैं, वे अपने माँ बाप का अनादर, बेअदबी करते हैं, ऐसा हम समझते हैं। प्रोफेसर गोखले के बारे में भी ऐसा ही समझना चाहिए। क्या हुआ अगर प्रोफेसर गोखले हमारे साथ नहीं दौड़ते हैं? स्वराज्य भुगतने की इच्छा रखने वाली प्रजा अपने बुजुर्गों का तिरस्कार, बेइज्जती, नफरत नहीं कर सकती। अगर दूसरे की इज्जत करने की आदत हम खो बैठें तो हम निकम्मे हो जाएंगे। जो प्रौढ़, पुख्ता और तजर्बेकार हैं, वे ही स्वराज्य भुगत सकते हैं, न कि बेलगाम लोग। और देखिए कि जब प्रोफेसर गोखले ने हिंदुस्तान की शिक्षा, तालीम के लिए त्याग किया, तब ऐसे कितने हिंदुस्तानी थे? मैं तो खास तौर पर मानता हूं कि प्रोफेसर गोखले जो कुछ भी करते हैं वह शुद्ध भाव से और हिंदुस्तान का हित मानकर करते हैं। हिंद के लिए अगर अपनी जान भी देनी पड़े तो वे दे देंगे। ऐसी हिंद के लिए उनकी भक्ति है। वे जो कुछ कहते हैं वह किसी की खुशामद करने के लिए नहीं, बल्कि सही मानकर कहते हैं। इसलिए हमारे मन में उनके लिए पूज्य भाव होना चाहिए। पाठक, तो क्या वे साहब जो कहते हैं उसके मुताबिक हमें भी करना चाहिए? संपादक, मैं ऐसा कुछ नहीं कहता। अगर हम शुद्ध बुद्धि से अलग राय रखते हैं तो उस राय के मुताबिक चलने की सलाह खुद प्रोफेसर साहब हमें देंगे। हमारा मुख्य काम तो ये है कि हम उनके कामों की निंदा न करें। हमसे वे महान हैं ऐसा माने और यकीन रखें कि उनके मुकाबले में हमने हिंद के लिए कुछ भी नहीं किया है। उनके बारे में जो अखबार अशिष्टतापूर्वक, बेअदबी से लिखते हैं, उसकी हमें निंदा करनी चाहिए। और प्रोफेसर गोखले जैसों को हमें स्वराज्य के स्तंभ, खंभ मानना चाहिए। उनके ख्याल गलत और हमारे ही सही हैं, या हमारे ख्यालों के मुताबिक न बरतने वाले देश के दुश्मन हैं, ऐसा मान लेना बुरी भावना है। पाठक, आप जो कुछ कहते हैं वह अब मेरी समझ में कुछ आता है, फिर भी मुझे उसके बारे में सोचना होगा। पर मिस्टर ह्यूम, सर विलियम वेडबर्न वगैरह के बारे में आपने जो कहा उसमें तो हद हो गई। संपादक, जो नियम हिंदुस्तानियों के बारे में है वही अंग्रेजों के बारे में समझना चाहिए। सारे के सारे अंग्रेज बुरे हैं ऐसा तो मैं नहीं मानूंगा। बहुत से अंग्रेज चाहते हैं कि हिंदुस्तान को स्वराज्य मिले। उस प्रजा में स्वार्थ ज्यादा है, ये ठीक है, लेकिन उससे हर एक अंग्रेज बुरा है ऐसा साबित नहीं होता। जो हक, न्याय, इंसाफ चाहते हैं उन्हें सबके साथ न्याय करना होगा। सर विलियम हिंदुस्तान का बुरा चाहने वाले नहीं हैं, इतना हमारे लिए काफी है। जो हम आगे बढ़ेंगे त्यों-त्यों आप देखेंगे कि अगर हम न्याय की भावना से काम लेंगे तो हिंदुस्तान का छुटकारा जल्दी होगा। आप ये भी देखेंगे कि अगर हम तमाम अंग्रेजों से द्वेष, नफरत करेंगे तो उससे स्वराज्य दूर ही जाने वाला है। लेकिन अगर उनके साथ भी न्याय करेंगे तो स्वराज्य के लिए हमें उनकी मदद मिलेगी। पाठक,
अभी तो ये सब मुझे फिजूल की बड़ी बड़ी बातें लगती हैं। अंग्रेजों की मदद मिले और उससे स्वराज्य मिल जाए, ये तो आपने दो उल्टी बातें कहीं। लेकिन इस सवाल का हल अभी मुझे नहीं चाहिए, उसमें समय बिताना बेकार है। स्वराज्य कैसे मिलेगा, ये जब आप बताएंगे तब शायद आपके विचार मैं समझ सकूं तो समझ सकूं। फिलहाल तो अंग्रेजों की मदद की आपकी बात ने मुझे शंका में डाल दिया है और आपके विचारों के खिलाफ मुझे भरमा दिया है। इसलिए ये बात आप आगे ना बढ़ाएं तो अच्छा हो। संपादक, मैं अंग्रेजों की बात को बढ़ाना नहीं चाहता। आप शंका में पड़ गए, इसकी कोई फिक्र नहीं। मुझे जो महत्व की बात कहनी है उसे पहले से ही बता देना ठीक होगा। आपकी शंका को धीरज से दूर करना मेरा फर्ज है। पाठक, ये आपकी बात मुझे पसंद आई। इससे मुझे जो ठीक लगे वह बात कहने की मुझ में हिम्मत आई है। अभी मेरी एक शंका रह गई है। कांग्रेस के आरंभ से स्वराज्य की नींव पड़ी, ये कैसे कहा जा सकता है? देखिए, कांग्रेस ने अलग अलग जगहों पर हिंदुस्तानियों को इकट्ठा करके उनमें हम एक राष्ट्र हैं ऐसा जोश पैदा किया। कांग्रेस पर सरकार की कड़ी नजर रहती थी। महसूर का हक प्रजा को होना चाहिए, ऐसी मांग कांग्रेस ने हमेशा की है। जैसा स्वराज्य कनाडा में है, वैसा स्वराज्य कांग्रेस ने हमेशा चाहा है। वैसा स्वराज्य मिलेगा या नहीं मिलेगा, वैसा स्वराज्य हमें चाहिए या नहीं चाहिए, उससे बढ़कर दूसरा कोई स्वराज्य है या नहीं, ये सवाल अलग है। मुझे दिखाना तो इतना ही है कि कांग्रेस ने हिंद को स्वराज्य का रस चखाया। इसका जस कोई और लेना चाहे तो वह ठीक ना होगा, और हम भी ऐसा माने तो बेकद्र कृतज्ञ ठहरेंगे। इतना ही नहीं, बल्कि जो मकसद हम हासिल करना चाहते हैं उसमें मुसीबतें पैदा होंगी। कांग्रेस को अलग समझने और स्वराज्य के खिलाफ मानने से हम उसका उपयोग नहीं कर सकते।